जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एकलव्य एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10वीं समकालीन भारत 2 का निरंतर अध्ययन कर रहे थे और हमने कक्षा 10वीं में अध्याय 1 में क्या जाना था दोस्तों, हमने जाना था संसाधन एवं उसके विकास के क्रम में हमने क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कैसे होते हैं और किन किन संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्थिति में किया जाता है। फिर हमने क्या किया था, हमने संसाधनों को दो भागों में बांटकर पढ़ा था। पहला मानव जनित संसाधन या मानवीय संसाधन और दूसरा क्या पढ़ा दोस्तों, हमने प्राकृतिक संसाधन। और मैंने आपको हुबहू बताया था उस समय कि जो प्राकृतिक संसाधन है ये वे संसाधन होते हैं जो पहले से ही कहाँ उपस्थित होंगे, प्रकृति में उपस्थित होंगे, जिनका दोहन या उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करेगा। और ऐसे समस्त संसाधन जो कहाँ पर हैं, प्रकृति में उपस्थित है। कहाँ? प्रकृति में उपस्थित हैं वे समस्त संसाधन या मानव के लिए उपयोग हुए समस्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कंडीशन यही कि ये कहाँ होना चाहिए, यह प्रकृति में उपस्थित होने चाहिए। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन क्या होते हैं, मानव द्वारा या मानव का ही संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना मानव संसाधन कहलाता है। और मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो मानव है अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता है, क्या करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता है, या सकल घरेलू उत्पाद या कहें जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमिनेंट प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, अपनी भी हिस्सेदारी कुछ दे रहा है। तो वैसा मानव क्या कहलाता है दोस्तों, वे मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मानव संसाधन कहलाते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। और फिर मैंने बताया था कि क्या होता है, महात्मा गांधी का एक स्लोगन जो हमेशा हमको अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है या कहें तो प्रकृति केवल मानव के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु मानव के लालच की पूर्ति कभी कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो वही महात्मा गांधी ने बोला कि जो संसाधन है, क्या है, संसाधन है वो हमारी आवश्यकताओं की भले ही पूर्ति कर दे, किंतु हमारे लालच की वह कतई कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम निरंतर क्रम में आगे गए थे और जाने थे कि जो संसाधन है वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पढ़े थे हमने, जल संसाधन पढ़े थे, फिर वन संसाधन पढ़े थे, फिर बहुत से संसाधन हमने पढ़े थे। ठीक है, उसी क्रम में फिर हम अध्याय 2 में गए थे। अध्याय 2 में हमको दिया गया था कि जो संसाधन और उसके विकास के क्रम में हम देखे थे कि उसमें बहुत से संसाधन हमको पढ़ने मिले थे। जैसे हमने खनिज संसाधन पढ़े थे, वन संसाधन पढ़े थे, वनों के अंतर्गत भी हमने बांट कर पढ़े थे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वन संरक्षित वन होते हैं, कौन से वन आरक्षित वन होते हैं, या कौन से वन अवर्गीकृत वन होते हैं। और फिर हमने कोयले से लेके, तांबे से लेके समस्त धातु के बारे में अध्ययन किए थे। और हमने यह भी जाना था जो मिट्टी है उसमें कौन सी धातु की कमी होती है और कौन सी धातु की अधिकता होती है, और किस धातु की अधिकता या कमी होने से उसमें उगाई जाने वाली फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर हमने उसके बाद ये भी जाना था कि मृदा का बनना कैसे होता है या मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने भागों में हमने बांट के पढ़ा था। उसमें हमने होरिजन ओ पढ़ा था जिसमें हमने ह्यूमस को रखा था ए, बी, सी और आर, 4 भागों में बांटकर हमने क्या किया था दोस्तों, आगे की कक्षा में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे अध्याय 3 और इसमें हमको पढ़ना है जल संसाधन। जैसे कि हम अभी तक समस्त संसाधन पढ़ते आ रहे हैं, उसी क्रम में हमको आज पढ़ना है कि जल जो है यह किस टाइप से कैसे होगा, क्या संसाधन। ठीक है, क्या होगा, संसाधन। जल को हम क्यों जल संसाधन कहते हैं, तो हम जानेंगे कि जो जल है क्या होता है, जो जल है ये स्वयं में एक संसाधन है और यह भी कैसा है, यह प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है दोस्तों, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का तात्पर्य ये कि जल हमको इसका जो मुख्य सोर्स मिलेगा, हमको क्या स्रोत जो मिलेगा हमको किसका, जल का, तो ये हमेशा क्या होगा, यह भूमि होगी। क्या होगी, भूमि होगी। ठीक है, या कहे तो हम प्रकृति होगी। ठीक है, प्रकृति होगी, चाहे वह वर्षा का जल हो या भूमि का जल हो या तालाब का जल हो या नलकूपों का जल हो, ये समस्त जलों का स्रोत क्या होगा दोस्तों, यह समस्त स्रोतों का क्या, जल का स्रोत क्या होता है, भूमि ही होती है। क्या होती है, भूमि अर्थात प्रकृति ही होती है। हमारी नेचर जो है वही हमको उपलब्ध कराती है, क्या, जल उपलब्ध कराती है। जैसे हम देखें कि जल अगर बहती नदी में जल बह रहा है,
क्या होता है, जब कोई नदी बहती है तो उसको उद्गम से लेके उसके समापन तक की जो अवस्था होती है वो नदी का अपवाह या प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि जल को उपयोग की दृष्टि से उस स्थान पर जहाँ पे नदियों की गति कुछ ज़्यादा होती है उस स्थान पर क्या बताते हैं, एक बांध बनाते हैं और बांध का उपयोग क्या करते हैं, सिंचाई में, पेयजल में, ठीक है, क्या सिंचाई में करेंगे, पेयजल के उपयोग में करेंगे और विभिन्न प्रकार से क्या करेंगे, जल का उपयोग करेंगे। और अर्थात कहने का तात्पर्य ये है अध्याय 3 के अंतर्गत जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका किसी भी तरीके से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा है तो यह क्या कहला रहा है, यह मानव संसाधन यह जल संसाधन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, जल संसाधन कहला रहा है। जल जो कि प्रकृति में उपस्थित है इसका मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार से क्या करेगा, उपयोग करेगा। इसलिए क्या है, जो जल है यह भी क्या है, संसाधन के तौर पर उपस्थित है। कौन, जल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। हमने पहली कक्षा में पढ़ रखा था कि जो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है ये कैसी है, ये गोलाकार है। क्या है दोस्तों, गोलाकार है। और मैंने इसको एक आकार बताया था जिसको मैंने कहा था यह जियोड के आकार की है। क्या है, जियोड के आकार की है। अर्थात जो पृथ्वी का है ये ना ही गोल है ना ही अंडाकार है। पृथ्वी की जो आकार है ये जियोड है, कहीं तिरछी मिर्ची कहीं उबड़ खाबड़। इस आकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जियोड के आकार का कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस कक्षा में, ऐसा ही हूबहू एक दिखता क्या है, अमीबा, जो एक यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। कौन, अमीबा। ठीक है, उसका जो आकार है वो कभी निश्चित होता है क्या, नहीं होता। मान लो अगर अमीबा इस आकार का है तो ये उसकी जो आकृति है वो क्या कहलाती है, जियोड आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, जियोड आकृति कहलाती है। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, हमारी भूमि है, ये क्या है, जियोड आकृति के फॉर्म में बनी हुई है। और हमने पढ़ रखा था जो पृथ्वी है इसमें दो चीज हैं। क्या है, दो चीज। एक है स्थल भाग है, पहला क्या है दोस्तों, स्थल भाग। और दूसरा जो भाग है वो भाग है क्या, जलीय भाग। कौन सा है, जलीय भाग, जल वाला भाग है। और मैंने जब पढ़ाया था शुरुआत में तो मैंने पृथ्वी को दो भागों में बांटकर बताया था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, मतलब उस समय पृथ्वी क्या थी, गर्म थी। और पृथ्वी में जो भू वाला भाग है, मतलब भूमि वाला भाग है, ये एक भाव में सिमटा हुआ था। और जल वाला भाग क्या हो रहा था, जब पृथ्वी गर्म थी, पृथ्वी गर्म थी तो हमने देखा है जनरली कि जब हम कहीं पे आग जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। धुआं थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, उसको जब प्रकृति की ठंडकता मिलती है तो वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। और ऊपर जाने के बाद जहाँ पे आकाश का जो टेम्परेचर है या वातावरण का टेम्परेचर है जहाँ पे कम होता है उस जगह पे क्या होता है, वह वर्षा की बूंद के आकार में जमने लगता है। और कुछ समय बाद जब उसको थोड़ी सी गर्माहट मिलती है तो वह वर्षा के रूप में पुनः क्या करता है, पृथ्वी पे आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, मैंने बताया था बिग बैंग सिद्धांत एक दिया गया है जिसको जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित किया गया है। इसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी जब बनी थी तो ये आग का क्या थी, गोला थी। क्या थी, आग का गोला थी। किंतु समय काल के अनुसार पृथ्वी में जो गर्माहट थी वह ठंडी होती गई। क्या हो रहा था, जब पृथ्वी गर्म थी तो इसकी जो वाष्प है ये निकलती लगातार निरंतर सतत क्रम में निकलती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब वाष्प निकल रही थी, ऊपर जा रही थी, ठंडी होकर पुनः वर्षा कर रही थी, पुनः निकल रही थी, ठंडी होकर वर्षा कर रही थी, पुनः निकल के ठंडी होकर जमकर वर्षा कर रही थी। इसी क्रम में कुछ समय बाद पृथ्वी क्या है, ठंडी होती गई। क्या हो रही थी, पृथ्वी ठंडी होती गई। और मुझे आपको ये बताना है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी उसके पहले का क्रम क्या था, कि वर्षा हो रही थी। कारण क्या था कि पृथ्वी गर्म थी और उससे वाष्प निकल रही थी गर्माहट वाली, और जो ऊपर जाके ठंडी हो रही थी। और वही पानी और वही वाष्प ठंडी होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी में ही क्या हो रही थी, निरंतर गिर रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, पृथ्वी में कुछ भाग जहां पे उबड़ खाबड़ या उच्चावच कहते हैं जिनको, मतलब गड्ढे वाला भाग, उसमें वर्षा का पानी जमा हो रहा था। क्या हो रहा था, वर्षा का पानी निरंतर क्रम में जमा हो रहा था। तो मुझे बताओ कि जब वर्षा का पानी एक दिन में जब पानी गिरता है तो गड्ढे वाले स्थान पे जमा हो जाता है। और इस पृथ्वी पर तो लगातार लाखों करोड़ों वर्ष साल तक लगातार क्या हुआ है, पानी गिरता गया है एक ही समांतर क्रम
क्रम में, तो क्या होगा, पृथ्वी के बहुत से भागों में जल का भराव हो जाएगा। और हमको यही देखना है कि पृथ्वी के बहुत से भागों में क्या हुआ, जल का भराव हुआ। और स्थल भाग तो पूरी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, स्थल भाग तो पूरी पृथ्वी है, परंतु पृथ्वी का वह स्थल भाग जो क्या है, गड्ढेदार है, या क्या है, गड्ढे वाला भाग है। इस प्रकार ये गड्ढे वाला जो भाग है, इसमें क्या हुआ, पानी का लगातार जमाव होता गया। क्या हुआ, पानी का लगातार जमाव होता गया। और कुछ समय बाद देखने मिला कि पृथ्वी में जो भूभाग है, मतलब जो स्थल भाग है, उसकी अपेक्षा जल भाग का विस्तार ज्यादा हो गया। क्या हुआ, जलीय भाग का विस्तार ज्यादा होने लगा। कहां पर, पृथ्वी पर। कहां पर, पृथ्वी पर दोस्तों। ठीक है, क्या हो रहा था, जलीय भाग का विस्तार ज्यादा होना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। तो हम क्या देखेंगे, पृथ्वी में लगातार पानी का जमाव प्रारंभ हुआ और ये पानी जमते जमते एक समय ऐसा आया कि जो यहाँ का स्थल भाग था पूरी पृथ्वी का, उससे कहीं ज्यादा भाग किसका हो गया, जल का हो गया। किसका हुआ, जल का हो गया। और यही वर्षा का निरंतर क्रम हमको आज भी देखने मिलता है। कैसे, जब गर्मियों के महीने में पृथ्वी पूरी उबलती हुई गर्म हो जाती है, तो पृथ्वी से क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। और यही वाष्प ठंडी जाकर कहाँ होती है, ऊपर जाकर क्या होने लगती है दोस्तों, ठंडी होने लगती है। और जब ये वाष्प ठंडी होती है, तो ठंडी होने के बाद वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट होके अगले 2-3 महीने बाद, मतलब हम कहें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक निरंतर वर्षा करती है। कौन सी, यही वाष्प जो पृथ्वी के गर्म होने से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, इतना समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, इसका जो स्थल भाग है पहले एक ही था, किंतु कुछ समय बाद ये घटना, मतलब दरार वाली घटना यथावत चलती रही, तो ये भाग 2 भागों में टूट गया। क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। और इसका जो ऊपरी भाग था, यह अंगारा लैंड कहलाया। क्या दोस्तों, अंगारा लैंड कहलाया। और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया। और मैंने इसी क्रम में आपको क्या बताया था कि जब 2 स्थान बन चुके हैं, पहला गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो इस स्थान पर क्या था, पूरी पृथ्वी में गड्ढे वाले स्थान पर पानी भरा हुआ था। जब पृथ्वी, मैं अपने हाथ को किसी पानी में डालूं, अब मुझे बताओ कि दोनों हाथ के बीच में यहां से पानी निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। किंतु मैंने हाथ को फैला दिया तो बीच का रास्ता बन गया। क्या होगा, बीच से पानी इधर उधर जाएगा। क्या होगा, पानी इधर उधर जाने लगेगा। तो बीच में क्या दिख रही है, बीच में यहां पे हमको दिख रही है गैप। क्या हमें दिख रही है, इन दोनों लैंडों के बीच में हमको क्या दिख रही है, गैप दिखा रही है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में। तो इस स्थान पर जहां से गैप दिखाई दे रही है, क्या होगा, पानी का बहाव यथावत इधर से उधर चलने लगेगा। और मैंने आपको बताया था, इस सागर को हमने नाम दिए थे क्या, तेथिस सागर। क्या दोस्तों, तेथिस सागर। तेथिस सागर नाम दिए थे, जहां पे दोनों लैंड, अंगारा लैंड प्लस गोंडवाना लैंड के बीच में पानी का बसाव हुआ या भराव हुआ। इस स्थान को मैंने या हमने नाम दिया था क्या, तेथिस सागर नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया, तेथिस सागर। इसे याद रखना है क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा ही। क्या होगा, बनेगा। ठीक है, कौन सा, तेथिस सागर क्या होता है और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या होता है। ठीक है, और ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इसके बाद हम और आगे जाएंगे। और मेरा कहने का तात्पर्य पूरा बताने का ये था कि जब पृथ्वी में वर्षा की मात्रा ज्यादा हुई तो स्थल भाग की अपेक्षा जलीय भाग का बसावट ज्यादा हो गया। जैसा कि हमको देखना है, जो स्थल भाग था वह केवल 21% पर था,
क्या था, स्थल भाग क्या था 29% पे था। कितना था 29, और 71% पे क्या हो गया था दोस्तों, जलीय भाग हो गया था। तो क्या बताने का तात्पर्य ये था कि जब पृथ्वी में वर्षा की मात्रा ज्यादा हुई तो पृथ्वी में जो भूमि वाला भाग मतलब स्थल वाला भाग था उसकी अपेक्षा जलीय भाग की मात्रा ज्यादा हो गई, और हम देखेंगे पूरी पृथ्वी का केवल 29% स्थान में क्या है, स्थल है। वहीं पे 71% स्थान ऐसा है जिसमें क्या है दोस्तों, जल वाला भाग है। क्या है, जल वाला भाग है। क्या 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल वाला भाग है। उम्मीद है कि ये सारी घटना और सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में बखूबी सेट हो चुका होगा, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे की बातें करेंगे। ठीक है, कितने भाग पर जल है, हमारे पृथ्वी के 1/4 भाग पर जल है। कितने भाग पर, 1/4 भाग पर जल है। देखो, अगर पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल मैंने 100 माना और इसकी बात करें 1/4 भाग पर क्या है, जल, तो 4 दूनी 8, क्या हुआ, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20। ठीक है, क्या हुआ, 20 हुआ। तो ये कितना हो गया, ये 25%। तो ओवरऑल माना जाता है कितना, 29% क्या स्थल वाला भाग माना जाता है। ठीक है, जो जल है पृथ्वी पर उपस्थित है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य लवणीय या अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। लवणीय मतलब होता है जिसमें लवण युक्त, मतलब जिसमें खारापन हो या नमक वाला पानी हो, जिसको क्या कहते हैं, लवणीय। और अलवणीय जो होता है दोस्तों, ये होता है जिसमें खारापन नहीं होता या क्षारीय मात्रा नहीं होती। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवा और भौम जल, भौम मतलब होता है क्या, भूमिगत। जैसे मैं बात करूं नलकूप मतलब क्या, ट्यूबवेल, जो आपने ट्यूबवेल देखा होगा वो क्या है, सीधे पृथ्वी के अंदर से भू की सतह से क्या होता है, पानी निकाला जाता है, उसे भौम जल या भूजल कहते हैं। भूजल स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जल चक्रीय द्वारा होता है। क्या होता है, इसका नवीनीकरण भी होता है और पुनर्भरण भी होता है। मान लो पृथ्वी है, इसके अंदर से मैंने क्या किया, नल लगा के, पाइप लगा के क्या लगा लिया, वाटर निकाल लिया। किंतु क्या होगा, अब जब नेक्स्ट टाइम या फिर से पुनः वर्षा होगी तो क्या होगा, पृथ्वी में वह वर्षा का जमावट होगा, और जिस जिस स्थान से उस पानी को मौका मिले पृथ्वी के अंदर जाने का, वो क्या करेगी, अंदर जाएगी, या पृथ्वी उसके द्वारा अपने द्वारा अवशोषित या सोख लेगी उस जल को, और यह क्या कहलाएगा, यह भू के अंदर उपस्थित जल कहलाएगा। जिसको हम देखें तो हम ट्यूबवेल के द्वारा, जिसको हम हिंदी में नलकूप कहते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, उस जल को पृथ्वी से बाहर लगातार निकालते जाते हैं, जिससे क्या होता है, भू का जो भूतल में जो जल है उसका लगातार क्या होता है, कमी होने लगती है। क्या दोस्तों, कमी होने लगती है। सारा जल जलीय चक्र के गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 1/4 भाग जल से घिरा है, क्या हो, 1/4 भाग क्या से घिरा है, जल से घिरा है, और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब क्या है, विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे होती होगी। मैंने आपको बताया कि जब भूतल है उसमें जल की कमी का कारण क्या है, कि हम लगातार जरूरत से ज्यादा, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि आवश्यकता से अधिक अंधाधुंध प्रयोग करने पर कोई भी संसाधन क्या होता है, नष्ट होता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हर चौथे घर में या हर 5वें किलोमीटर में क्या है, एक क्या है, नलकूप है या एक ट्यूबवेल है, जिससे लगातार वाटर जमीन से निकाला जाता है। तो यहाँ वही कह रहा है कि आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी के इतने 1/4 भाग पर जल होने के बाद भी क्या हो रहा है, कि जल की लगातार कमी होती है। क्या होती है, जल की लगातार कमी होती है। क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। कहां से, पृथ्वी से, इसकी जल की लगातार कमी हो रही है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांता कमी झेलेंगे। 2025 मतलब आज से 2 साल बाद 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जल की कमी से जूझ जाएंगे, और अंततः इनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। क्यों, इनको उचित मात्रा में क्या नहीं मिल पाएगा, जल नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
जल दुर्लभता और जल संसाधन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? हमको क्या जानना है कि जल की दुर्लभता, कि जल दुर्लभता है और जल संरक्षण मतलब जल का बचाव और जल का प्रबंधन की आवश्यकता आज क्यों पड़ी है? क्यों? क्योंकि हमने अंधाधुंध किसका प्रयोग किए हैं? जल संसाधन का प्रयोग किए हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त क्षेत्र क्या होते हैं? ध्यान में आने लगते हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? ध्यान में आने लगते हैं। कौन से क्षेत्र? जो पहले से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उसमें लोगों को भी अगर समझना है तो मैं बात करूं, थार का मरुस्थल जो हमने कहां देखा था? राजस्थान में देखा था। वहां पे 1000 मीटर गहराई में जाने के बाद भी जल की कोई संभावना नहीं होती है। वैसे स्थान में बहुत दूर जाकर पीने योग्य पानी लाया जाता है, बहुत दूर जाकर उनके घर की बसावट होती है और जल स्थान से लेके उनके निवास स्थान का क्षेत्र की लंबाई बहुत अधिक होती है। मतलब ये कहें तो उनका जीवन का आधा समय या पूरे दिन का आधा समय उनको जल की व्यवस्था करने में ही बीत जाता है। क्या होता है? जल की व्यवस्था करने में ही बीत जाता है और उसके पश्चात भी जल मिल रहा है, जल आपूर्ति हो रही है, इसकी कोई निश्चित संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उस स्थान में जो लोग हैं वो हमेशा सूखापन से झुलसते रहते हैं। ना ही वो कृषि कर पाते हैं, ना ही पीने योग्य जल उनको प्रॉपर मिल पाता है और ना ही जल से संबंधित अन्य सामग्रियां या अन्य कार्य कर पाते हैं। यह हमेशा क्या होता है दोस्तों? सूखाग्रस्त वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। किंतु हमारा जो बालाघाट है, जिस स्थान से हम कोचिंग संस्थान यहाँ से ले रहे हैं, बालाघाट मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम वर्षा 100 सेंटीमीटर से हमेशा अधिक ही देखने को मिलेगी। क्या होगी? 100 सेंटीमीटर से अधिक ही वर्षा देखने को मिलेगी, इससे कम यहाँ वर्षा नहीं होती है। इसलिए तो कहें कि बालाघाट जो है वनों वाला क्षेत्र भी है। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक वन रखने वाला क्षेत्र भी बालाघाट जिला आता है। ठीक है, राजस्थान मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हैं और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। किनको? जो जल के लिए जाती हैं पनिहारिनों को कहा जाता है। पनिहारिन मतलब जो मटका लेकर अपने सर पर कहां जाती हैं? नदियों की ओर या किसी तालाब की ओर जाती हैं या झीलों की ओर जाकर क्या करती हैं? जल भरकर वापस अपने निवास स्थान पर आती हैं। इन्हें पनिहारी कहा जाता है। ये जो अपना रास्ता तय करती हैं, मैं बताया आपको कुछ देर पहले कि जो घर से लेके जल स्रोत वाला रास्ता है इसके बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है जिसको इनको तय करना पड़ता है। और हम सीधे तौर पर यह कि इनका आधा जीवन क्या होता है? इसी कार्यक्रम में, इसी कालखंड में निरंतर बीतता जाता है। क्या होता है? निरंतर बीतता जाता है। यह सच है कि वर्षा के वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में कमी आई है। क्या हुई है दोस्तों? कमी आई है। और मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ये मान लो कि किसी स्थान में जल की बहुत सारी कमी देखने को मिलेगी, उस स्थान के लोगों को अगर हफ्ते में एक दिन या 3 दिनों में एक दिन अगर नहाना भी होता है तो ये क्या करते हैं? यह पूरे संपूर्ण परिवार के साथ किसी ऐसे तट पर जाते हैं जहां पे नदियां हो या झील हो या तालाब हो, जहां प्रॉपर क्या हो? जल की व्यवस्था हो। जैसे दिखा रहा है कि ये जो बच्चा है या बच्ची है, ये क्या कर रही है? पानी भर रही है। किस स्थान पर? जलीय वाले भाग से क्या कर रही है? पानी को भर रही है। किस में भर रही है? ठीक है, पीने के लिए क्या कर रही हैं? पानी भर रही हैं। किस स्थान पर? जहां पे एक ही जल का स्रोत है, एक ही जल का स्रोत है, उस स्थान से क्या भर रही हैं? सिर्फ पानी भर रही हैं। मतलब ये कि इनकी जो पानी की व्यवस्था है बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही दुखद इनकी घटना होती है ऐसे स्थानों पर जहां पे पानी की कमी होती है। कपड़े की कमी हो, आदमी एक कपड़े को 3 दिन पहन ले, क्या होगा? अगर कपड़े की कमी होती है तो एक कपड़े को 3 दिन पहन लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती। खाद्यान्न की कमी हो तो आदमी दूसरी चीज में निर्भर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूं, मैं चावल खा लूंगा। मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूं, चावल खा लूंगा। मेरा फास्ट है, मैं फल फूल खा लूंगा। तो खाद्यान्न क्या है?
एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। रोटी नहीं है तो चावल खाओ, चावल नहीं है फल फूल खाओ, कुछ ये नहीं खाना है तो कुछ इडली सांभर खाओ, कुछ भी खाओ, उससे क्या होगा, पेट तो भरेगा ही, किंतु जल एकमात्र स्रोत है जिसका कोई और ऑप्शनल सोर्स है क्या, नहीं है। जल नहीं है तो फिर जल नहीं है, और जल नहीं है तो फिर कल तो होगा ही नहीं। जल है तो कल है, और कल है तो जल है। ठीक है, यही एक सिंपल सा वो है फंडा कि ये जो लड़की दिखाई दे रही है, ये छोटे से स्रोत से जहां जल की मात्रा नॉमिनल मात्रा आ रही है, उसी स्थान से क्या ले रही है, जल को पीने योग्य बॉटल में क्या कर रही है, संग्रहित कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, संग्रहित कर रही है। जैसे मैं बात करूं, जैसे सऊदी अरब एक देश है, सऊदी अरब, जिसमें कोई भी नदियां ही नहीं है। सऊदी अरब विश्व का एकमात्र देश है जिसमें नदियां ही नहीं है। तो क्या होता है, यहां जो सरकार है, यहां की जो गवर्नमेंट है, एक होता है पदार्थ, आपको केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा, क्या, सिल्वर आयोडाइड। क्या दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड नामक एक पदार्थ होता है। उससे क्या होती है, उसको हेलीकॉप्टर में ले जाकर वैसे स्थान पर जहां बादल हैं, क्या है, जहां बादल हैं वहां पे ले जाके छिड़क दो ऊपर पे, तो क्या होता है, बादलों का संघनन करा देती है। सिल्वर आयोडाइड क्या कराता है, बादलों का संघनन, और जिससे तेज बिजली के साथ वर्षा होने लगती है। क्या होती है, तेज बिजली के साथ वर्षा होने लगती है। तो ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड की मदद से ही क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। जैसे इजराइल भी वह देश है जिसमें क्या है, इसकी मदद से वर्षा कराई जाती है, यहाँ लिखा भी है इजराइल। तो ठीक है, और सऊदी अरब जहां नदियां हैं ही नहीं, तो वहां तो ये मुख्यतः सोर्स ही है जल में क्या कराने का, वर्षा कराने का, कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके पूरी वर्षा कराई जाएगी। जैसे आपको देखने को मिलेगा ऐसे स्थान पर, जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में हो गया, कश्मीर वाले क्षेत्र में, जहां पे क्या बर्फ है, तो बर्फ है तो मतलब क्या, वहां तो ऑलरेडी ठंड है। और मैंने आपको बताया था कि जहां ठंड पहले से ही है वहां की वायु भी नम है, और वायु नम है तो क्या नीचे ही बैठी रहेगी, और उसकी पूर्ति के लिए दूसरी वायु आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ऐसे स्थान पर बादल बहुत लेट या नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पे वर्षा बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जहां वर्षा नहीं वहां पानी नहीं, और पानी नहीं तो वहां पे खाना पीना नहाने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है इस चित्र में कि एक जो महिला है ये क्या कर रही है, अपने हाथों में एक मटका लेके जा रही है, कहां से, जल स्रोत से लेके अपने घर तक, या घर से लेके अपने जल स्रोतों तक यहां से जा रही है। और इसके बीच में कितना रास्ता तय करना है इसको भी नहीं पता होगा। और वैसे यहां एक और चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जल की पूर्ति के लिए सिर्फ पेयजल की मतलब एक गुंडी या एक चंबुक है, पानी की पूर्ति के लिए क्या कर रही हैं, महिलाएं लगातार एक कतार में खड़ी हैं, एक लाइन से खड़ी हैं, सिर्फ एक चंबू या एक बाल्टी बकेट पानी के लिए क्या है, खड़ी हैं। ये जल की आवश्यकताओं को बताता है। मान लो दोस्तों इस स्थान पर इस महिला का इस समय क्या हो रहा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया, ये यहां से चली जा रही है, ये यहां से क्या हो गया, चली गई, इसका ही नंबर नेक्स्ट था। तो इसके बाद क्या करना होगा, इसको पानी भरने के लिए पुनः लाइन में खड़ी होना पड़ेगा। और ये जब सुबह पानी भर रही थी, अब क्या भरेगी, शाम को भरेगी। इसका आधा दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्या हुआ, आधा दिन पूरा खत्म हो चुका इसका। पानी की समस्या से वही रूबरू हो सकता है जिसने पानी की समस्या झेला हो। हम बालाघाट क्षेत्र में रह के, या हम मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र में रह के जहाँ पानी की समस्या नहीं है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि पानी कमी से क्या क्या घटनाएं होती होंगी। लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ पानी की कमी से। पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है तो हमारा जीवन सुखद है, किंतु पानी की कमी है तो ना ही उसको पानी मिल पाता है प्रॉपर, ना ही कुछ और संसाधन मिल पाते हैं। क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो फसल उगेगी नहीं, फसल नहीं होगी मतलब कृषि नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी, और फसल ही नहीं उगेगी तो क्या होगा, उसको भूखा मरना पड़ेगा। भूखमरी का मेन सोर्स है पानी, क्योंकि पानी है तो कृषि है, कृषि है तो भूख मिट सकती है, और भूख ही नहीं मिटेगी तो आदमी की अंततः क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। और मानव जो होगा ये क्या होगा, स्वर्गवास या देहवास को क्या होगा, समर्पित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में जितना भी समझ आया होगा इसको कंटिन्यू रखना है अपने को। क्या कल से पुनः इसको और आगे बढ़ाना है, तो जितना भी समझ आया होगा अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि कक्षा में हम क्या करें, अभी तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन आंसर की प्रॉपर प्रैक्टिस चलेगी आपके एग्जाम के पहले, उसमें अंधाधुंध तरीके से करेंगे हम। क्या, किस स्थान में कौन सा क्वेश्चन, कौन से स्थान पे क्या कॉमा लगाना है, कौन से स्थान पे मैप जोड़ना है, कौन से स्थान पे किस तरीके से हमको दर्शाना है कि क्वेश्चन का आंसर हमको पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, संपूर्ण तरीके से प्रॉपर
प्रॉपर आंसर राइटिंग जो बोर्ड वाली एग्जाम में लिखी जाती है वो हम यहीं से तैयारी चालू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहीं से तैयारी चालू कर देंगे और हमको आगे के एग्जाम में जो 12वीं के बाद पढ़ना है किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या फिर नीट या जेई हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत हम यहीं से कर चुके हैं, हमने बेड़ा ठान लिया है, हम निरंतर क्रम में आगे बढ़ेंगे, दोनों का विकास और दोनों का साथ हमारा साथ साथ चलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल इसी क्रम में आगे जाएंगे और जानेंगे आगे की कहानी और क्या क्या पानी की कमी से, पानी की उपलब्धता, पानी की अनियमित व्यवस्था से क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, क्या क्या प्रभाव मिलते हैं, क्या क्या आवश्यकता होती है और क्या क्या लाभ और हानियां देखने को आगे हमको मिलेगी। हम इस सभी प्रकार के अध्ययन कल करेंगे और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।